भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फास्टैग वार्षिक पास सुविधा किसके लिए लागू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है गैर व्यावसायिक वाहन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फास्टैग वार्षिक पास सुविधा गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू की गई है। यह सुविधा 15 अगस्त 2025 से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है टोल भुगतान को सरल, सस्ता और उपयोगकर्ता हितैषी बनाना। यह सुविधा गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए है और इसके तहत एक बार में 3000 रुपये तक का शुल्क भुगतान किया जा सकता है और इसकी मान्यता 1 वर्ष या 200 टोल पार करने तक, जो भी पहले हो, तक मान्य है। इस पास को राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट से 2 घंटे में सक्रिय किया जा सकता है। यह योजना देश भर के लगभग 1150 टोल प्लाजा पर लागू है। इस सुविधा के लॉन्च होने के पहले ही दिन 1.4 लाख पास खरीदे जा चुके हैं और 1.39 लाख लेन देन दर्ज किए जा चुके हैं। इस सुविधा के उपयोगकर्ताओं को 0 टोल कटौती की पुष्टि SMS से मिल सकेगी। इस सुविधा के तहत प्रत्येक टोल प्लाजा पर नोडल अधिकारी और 1033 हेल्पलाइन को मजबूत किया गया है। इस सुविधा से फ़ायदे होंगे, बार बार फास्टैग रिचार्ज ज़रूरत खत्म हो जाएगी, समय और पैसे की बचत होगी और तेज़ क्लियरेंस से फ़ायदा होगा। यह कदम फास्टैग की डिजिटल टोल क्रांति को और मजबूत बनाता है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है L. नागेश्वर राव। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल L. नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई, जिसके तहत पूर्व न्यायाधीश L. नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कदम कुछ पदाधिकारियों की कथित गैरकानूनी गतिविधियों पर कार्यवाही करने हेतु उठाया गया। इस पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और R. महादेवन शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संघ का संचालन बाहरी दखल और आपसी विवादों से मुक्त होना चाहिए। यह मामला लोकपाल की नियुक्ति को लेकर था। पहले पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि BCCI का लोकपाल नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है। लोकपाल का काम BCA की कार्यप्रणाली की निगरानी और विवादों का समाधान करना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि लोकपाल सभी शिकायतों पर BCA उपनियमों के अनुसार निर्णय लें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोकपाल की नियुक्ति पारदर्शिता और BCA के हित में है और साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि BCA के दोनों पक्ष जस्टिस नागेश्वर से मिलकर कार्यप्रणाली तय करें और लोकपाल को दिए जाने वाले मानदेय पर दोनों पक्ष आपसी सहमति से निर्णय लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को किस नाम से स्वदेशी वायु रक्षा मिशन की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर है मिशन सुदर्शन चक्र। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र नाम से स्वदेशी वायु रक्षा मिशन की घोषणा की। यह मिशन भारत में 2035 तक अपनी वायु रक्षा प्रणाली बनाएगा और यह प्रणाली दुश्मन के हमलों को रोकने के साथ पलटवार करने में भी सक्षम होगी। इस मिशन का नाम भगवान कृष्ण की ढाल के प्रतीक पर सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2035 तक भारत में सामरिक एवं नागरिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, रेलवे और आस्था केंद्र को सुरक्षा कवच मिलेगा और इस कवच को आने वाले वर्षों में और मजबूत और आधुनिक बनाया जाएगा। ला गणेशन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। ला गणेशन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे नागालैंड राज्य के राज्यपाल थे। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा पार्टी से की और तमिलनाडु में इन्होंने भाजपा पार्टी के विस्तार में अपना योगदान दिया और इसके अलावा वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे। वे अगस्त 2021 से फरवरी 2023 तक मणिपुर के राज्यपाल और बाद में नागालैंड के राज्यपाल बने। इन्होंने उत्तर पूर्व राज्यों में शांति, विकास और सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इनका योगदान रहा संवैधानिक मूल्यों का पालन,
सौहार्द और विकास को बढ़ावा देना और समावेशी शासन को महत्व देना। संविधान क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का चुनाव किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर है राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने हाल ही में संविधान क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का चुनाव जीता। इस चुनाव में उनके सामने प्रतिद्वंदी थे बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। इन चुनावी नतीजों में रूडी को 392 वोट जबकि बालियान को 290 वोट मिले। रूडी ने अपने प्रतिद्वंदी को 102 वोटों से हराया। यह चुनाव बीजेपी के आंतरिक समीकरणों और गुटबाजी को उजागर करता है। संविधान क्लब ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1947 में की गई और यह सांसदों के लिए सामाजिक पेशेवर मंच है। इस क्लब का प्रमुख हमेशा लोकसभा अध्यक्ष होता है जबकि उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर होते हैं। किस संस्था द्वारा गाय के दूध और सह ब्रांडेड डेयरी उत्पादों की डिजिटल शुरुआत की गई? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली मिल्क स्कीम। दिल्ली मिल्क स्कीम DMS द्वारा गाय के दूध और सह ब्रांडेड डेयरी उत्पादों की डिजिटल शुरुआत की गई। दिल्ली मिल्क स्कीम ने 13 अगस्त 2025 को नास कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की। इस कार्यक्रम में पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। इस मौके पर 22 चयनित आवेदकों को नए बूथ आवंटन पत्र प्रदान किए गए। इससे रोजगार अवसर और रिटेल नेटवर्क का विस्तार होगा। DMS और हरियाणा मिल्क फेडरेशन की साझेदारी से उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और पशुपालकों को सशक्त किया जा सकेगा। वहीं NCR में DMS ब्रांड उपभोक्ताओं की पहली पसंद है और नए उत्पादों के शामिल होने से बाजार में हिस्सेदारी बढ़ेगी। पशुपालन और डेयरी विभाग यानी DAHD भारत सरकार का विभाग है जो डेयरी और पशुपालन से जुड़े निर्णयों का संचालन करता है। यह पहल उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। दिल्ली मिल्क स्कीम यानी DMS, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसके वर्तमान में लगभग 600 बूथ और 500 अन्य बिक्री केंद्र संचालित हैं। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ का वीटा ब्रांड अब DMS के साथ सह ब्रांडिंग में है। भारत ने पहली बार मानवीय समुद्री अभियान कितनी गहराई तक सफलतापूर्वक अंजाम दिया? इसका करेक्ट आंसर है 5000 मीटर से अधिक। भारत ने 5000 मीटर से अधिक गहराई तक मानवीय समुद्री अभियान सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह अभियान 5 से 6 अगस्त 2025 को वैज्ञानिक राजू रमेश, जिन्होंने 4025 मीटर, और कमांडर जतिंदर पाल सिंह ने 5002 मीटर तक अटलांटिक महासागर में गोता लगाया। यह उपलब्धि भारत को गहरे समुद्र में उतरने वाले चुनिंदा देशों में शामिल करती है। यह अभियान भारत फ्रांस सहयोग से फ्रांसीसी सबमर्सिबल नौटाइल के जरिए पूरा हुआ। इस अभियान में NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की 5 सदस्यीय टीम ने भाग लिया और 7 घंटे तक समुद्री गहराई में रहकर बहुमूल्य अनुभव और डेटा जुटाया। और यह उपलब्धि भारत के महत्वाकांक्षी समुद्रयान मिशन का एक पूर्वावलोकन है, जिसका उद्देश्य है 2027 तक भारत में विकसित मानव संचालित पनडुब्बी मत्स्य 6000 के माध्यम से 6000 मीटर की गहराई तक जाना। इस अभियान को वैज्ञानिक कौशल और आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम बताया गया। भारत की तटरेखा 11,098 किलोमीटर लंबी है और इसका EEZ दुनिया में सबसे बड़ा है। मत्स्य 6000 भारत का पहला स्वदेशी मानव संचालित सबमर्सिबल होगा। भारत को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA से 4000 से 5500 मीटर की गहराई तक खनिज अन्वेषण का अनुबंध मिला है। वहीं समुद्रयान मिशन 2021 में शुरू हुए डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। हाल ही में हुए इस अभियान में संचार, सुरक्षा, फ्लैग प्लेसमेंट और नमूना संग्रहण जैसी तकनीकों का प्रत्यक्ष अभ्यास हुआ। यह उपलब्धि भारत की समुद्री क्षमता
और वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत करती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और डिटेल करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल विजिट करें।